नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छी पहल की है। आज का जो पूरा सिनारियो है जिसमें हम विलासिता के जीवन में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तो उससे इतर जाकर आज कुछ हट कर करने की जरूरत है ताकि हम इस तरह की महामारियों से बच सकें और अपने समाज को, अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को भी बचा सकें। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कुल सचिव भरत सिंह जी ने आज एक नई पहल की है, साइकिल यात्रा की। उन्होंने अपने घर से लेकर विश्वविद्यालय तक का सफर जो है वो साइकिल में तय किया है। तो ये साइकिल का जो सफर है ये किस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की है, क्या एक सांकेतिक है या ये आगे को भी इसको फॉलो करने वाले हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव भरत सिंह जी। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी, धन्यवाद मैडम। सर, आज जो साइकिल यात्रा आपने की है, पूरा हेलमेट पहनकर साइकिल लेकर आप घर से ऑफिस तक की आपने दूरी तय की है, तो ये सांकेतिक है और ये किस तरह का मैसेज आपने देने की कोशिश की है हल्द्वानी शहर के वासियों को और उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को? देखिए मैडम, हम लोग पर्यावरण को जितना दे सके उतना कम होता है। यह एक संदेश था कि हम अपने जो है समाज को, अपने पर्यावरण को पॉल्यूशन फ्री करें और अपने स्वास्थ्य का भी हिफाजत करें। अब आप जो है जितना कैलोरी आप इंटेक करते हैं उतना कैलोरी आपको बर्न करना चाहिए। मैंने ये देखा कि जब मैं स्टूडेंट था पंतनगर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे 1992 के दौरान किसी भी विद्यार्थी को मोटरसाइकिल अलाउ नहीं थी, न स्कूटी, मोटरसाइकिल, बिल्कुल वो केवल साइकिल ही अलाउ करते थे वो लोग। इवन कि हमारे डीन, वाइस चांसलर साहब तक जो है साइकिल में अपने ऑफिस आते थे। और अपने रेजिडेंस तक जाते थे। जी अच्छा, स्टाफ के लिए भी? जी 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 जी। तो ये बहुत अच्छा संदेश था उस समय। अब वर्तमान में क्या हो गया है आपको पता ही है, विकृत रूप हो गया है पर्यावरण का। सब लोग जो है पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। तो आप साइकिल से अगर आप आते हैं तो ये अपने शरीर के लिए भी बहुत उचित रहता है आपके लिए और पर्यावरण के लिए भी, कि एक दिन कम से कम महीने में आप पर्यावरण को कुछ दे सकते हैं। ये मेरा मेन संदेश था आज के लिए। जी जी। तो मैंने अपने कर्मचारियों से भी कहा कि आप लोग कितने लोग आ सकते हैं, तो 2-3 लोग आना चाह रहे थे, वो लोग आए। जी 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 जी। सर, जिस तरह की महामारी से पूरा देश पिछले कुछ महीनों से जूझ रहा है और पूरा सिनारियो बदल गया है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जीवन किस चीज के लिए हो, क्या हम एक दूसरे की मदद करें कि नहीं करें, क्योंकि महामारी की चपेट में हर कोई है। तो आपको लगता है कि मानसिकता लोगों की बदली है, अपनी सेहत को लेकर भी, धरती को लेकर भी, और जो पूरा इस धरती पे वायरसों का जो एक पूरा समूह है वो भी रहते हैं, बैक्टीरिया भी रहते हैं, सबकी ये धरती है। तो कैसे इंसान को इन चुनौतियों से पार पाना है, कैसा आपने महसूस किया इस पूरे इस दौर में? आपको लगता है कि लोग बदले हैं कुछ? जी हाँ मैडम, सुनीता जी, इस महामारी ने, इस कोविड-19 ने पूरे विश्व को ये सिखा दिया है कि आपको जीना कैसे है, आपको पर्यावरण के प्रति, अपने प्रति कैसे सजग रहना है। इस महामारी ने इतना सिखा दिया है, लोग बाग जो है, आप देखते हैं कि नए नए जो विलुप्त प्राणियां हैं वो भी आजकल दिखने को मिलती हैं। नैनीताल के बहुत ऊंचाइयों तक किंग कोबरा प्राप्त हो जा रही है, दिख जा रही हैं। और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूकता हम देखने को मिल रहा है कि लोग हर्बल की तरफ आ रहे हैं, नॉनवेज को त्याग रहे हैं, और जो हर्बल फूड्स हैं उनके प्रति उनका रुझान बढ़ा हुआ है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं और ये पहले से होना चाहिए था। ये हमारे पुराणों में भी हर्बल की तरफ, हमारे जो आयुर्वेद थी, हमारे देश को विश्व की गुरु माने जाते थे इस मामले में। तो वो चीज़ों की तरफ हम फिर से रुझान हमारा बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। जी। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे चलते चलते विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए भी और शहर के लोगों के लिए भी? और आपको लगता है कि साइकिलिंग करने पे सब लोग आ जाएं तो क्या हल्द्वानी शहर की सड़कें इसकी इजाजत देती हैं? कल ही की घटना है जिस तरह से एक नर्सिंग होम के एक लड़के बच्चे को तार की चपेट में आया और वहीं पर बहुत दर्दनाक मौत हुई है। साइकिल से वो चल जा रहा था अपने ऑफिस को। तो आपको लगता है कि सेफ है हल्द्वानी शहर की सड़कें इसके लिए? मैडम, हर जगह खतरा तो महसूस होता ही है, परंतु जैसे महामारी है वो भी एक खतरा ही है। हमें इसी परिवेश में अपने आप को सेफ करते हुए जीना है और इसी परिवेश में रह के हमें इन जो व्यवधान है उससे पार पाना है।
तो अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खतरा हर जगह, आपको विजिल रहना है। यू हैव टू विजिल। आपको अगर विजिल नहीं रहेंगे तो आपको जरूर से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको हेलमेट पहनना है और ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, तभी आप जो है सक्सेस हो पाते हैं अपने जो है लक्ष्य के प्रति। जी जी सर, पहले का आपने जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय के अनुभव साझा किए, उस समय का जो दौर था उससे पहले की भी अगर हम बात करें तो डीएम मुख्यमंत्री तक जो है वो सार्वजनिक वाहनों में यात्रा किया करते थे, तो जनता से उनका इंटरेक्शन भी ज्यादा हुआ करता था और एक जो पूरा एक अलग से ऑरा बन जाता है वो ऑरा नहीं हुआ करता था, लोग डरते नहीं थे उनके पास जाने में। आज पूरी स्थितियां बदल गई हैं, तो आपको लगता है फिर से ये सब चीजें होनी चाहिए? जो अधिकारी लोग हैं वो अगर संदेश दें तभी नीचे तक ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। आपने साइकिल से आप आए हैं तो बाकियों के लिए भी एक मैसेज जाएगा इसका, तो देर आए दुरुस्त आए की बात है। तो आपको लगता है कि बड़े लोगों को पहल करनी चाहिए अब? बिल्कुल मैडम, बड़े लोग भी पहल कर सकते हैं और स्वतः सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है ये चीज़ें। और हम हर नागरिक को ये नहीं कह सकते कि आप जो है बाएं तरफ ही चलिए, क्योंकि नागरिकता को अपना स्वतः ज्ञान होना चाहिए कि हमें जो है रास्तों में बाएं तरफ ही चलना चाहिए। हर जगह हम बोर्ड नहीं लगा सकते हैं कि आप बाएं चलिए और आप ऐसे फॉलो करें नियमों को और कानून को। तो अगर आप बड़े लोग, अगर बड़े ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या है, आजकल तो सोशल मीडिया का आपको युग महसूस होता है, हर कोई अपना संदेश विभिन्न तरीकों से दे सकते हैं। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लेते हैं और एक नागरिक होने के नाते आप कितना फॉलो कर सकते हैं। जी सर, चलते चलते कोरोना काल में आपने खुद को किस तरह से बदला है? मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम सारे और नियम कायदे हैं सेहत के, स्पोर्ट्स क्या आपने ज्वाइन किया, या किस किस तरह की आपकी दिनचर्या, क्या कुछ बदलाव आया है इन 4-5 महीनों में? जी मैडम, इस कोरोना काल ने तो काफ़ी कुछ सिखा दिया। मैंने पूर्व में भी आपको बता रखा है। मैंने अपने लिए तो मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मैं विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल नॉर्थ जोन खेल चुका हूँ और स्विमिंग में मैं नेशनल तक गया हूँ और इंडोर कैप्टन रह चुका हूँ पंतनगर यूनिवर्सिटी में। 3 साल में जनरल कैप्टन भी रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी अच्छी अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त हो रखी है मेरे को। और जो कोरोना महाकाल से संक्रमण से बचाव के लिए मैं अपने विश्वविद्यालय में भी मैंने काफ़ी जागरूकता फैला रखी है यहाँ पे। और हर जगह आपने देखा होगा कि मैंने सैनिटाइजर की ऑटोमेटिक मशीनें यहाँ पर लगा रखी हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और अपने कर्मचारियों को, अधिकारी को ये कह रखा है कि आप जो है जो भी कर्मचारी अधिकारी है वो करीब करीब प्रत्येक सेक्शन में जो है 50% जो है अपना अल्टरनेट वे में आए, जिससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपने स्वास्थ्य का हिफाजत करें। ऑक्सीमीटर ला रखा है बीच में, हम सभी कर्मचारियों के, अधिकारियों के ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का भी हम अनुमान लगाते हैं कि आपके ऑक्सीजन लेवल कितना है। उसी तरह से हमने जो स्कैनिंग करा रहे हैं हम लोग टेम्परेचर का, वो मेन गेट पे भी स्कैनिंग करा रहे हैं। और मैंने ये भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को, स्टाफ को ये बता रखा है और ये कार्यालय आदेश माननीय कुलपति जी के माध्यम से भी निर्देश के क्रम में मैंने ये जारी कर रखा है कि अगर किसी के क्षेत्र में कोई इस तरह की मरीज दिखाई देते हैं या जो पॉजिटिव आ जाते हैं कोविड-19 के, या उनका कैंटोनमेंट एरिया आ जाता है, तो वो तुरंत जो है सूचित करें हमारे विश्वविद्यालय को, अपने सक्षम प्राधिकारी को या मुझे, जिससे हम जो है सतर्क रह सके कि उनको जो है ऑफिस नहीं आना है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क स्थापित करें। और जो भी हमारे देश के जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी कर रखी है, उसके तहत हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। जी सर, कुल सचिव के बतौर आपका यहाँ पर कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है सितंबर माह में, तो कैसा मानते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा विश्वविद्यालय में काम करने का और कितना समय आपने काम किया यहाँ पर? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे ये भी आवाज़ नहीं हुआ था कि मेरा 2 साल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। एक्चुअली मैडम, जब मैंने डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे 3 साल के लिए वहाँ से एनओसी प्राप्त हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के द्वारा। तो 3 साल के लिए हुआ था, तो मुझे ये आभास था कि मुझे 3 साल रहना ही है। तो अभी 2 साल प्लस हो गया है मुझे, और क्योंकि राज्य सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं और हर ये जो पद है ये लोक सेवा आयोग के अधीन है
और हर साल नया नया रिन्यूअल होता है, एक्सटेंशन होता है 1 साल के लिए। पूर्व में भी आपने देखा होगा कई कुल सचिव आए हुए हैं यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पे, उनका हर साल जो है एक्सटेंशन होता है। बट इस कोरोना महामारी के चलते सचिवालय में कुछ पत्रावलियाँ लंबित हो जाती हैं और कई सेक्शनों में इस तरह की सुनाई दे रहा है कि वो सेक्शन बंद है। जैसे उच्च शिक्षा परसों बंद थी हमारे सचिवालय में, किसी को पॉजिटिव आ गया था वहाँ पे हमारे स्टाफ में किसी अधिकारी के पास, तो उससे ज़रा सा देरी हुई है। आई थिंक मेरे ख्याल से जल्दी ही आ जाएगा कि हमें एक्सटेंशन मिलना है या नहीं मिलना है। मैंने तो माननीय कुलपति महोदय से कहा था कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, अभी आपको कार्य करना है। जी। तो मैडम काम करना ही करना है, कहीं भी रहें, चाहे केंद्र सरकार में रहे या फिर राज्य सरकार में रहे। बिल्कुल। तो अनुभव कैसा रहा विश्वविद्यालय बहुत का, बढ़िया सहयोग कितना रहा यहाँ पर मिला? बहुत बढ़िया सहयोग रहा। क्या उपलब्धियां आप मानेंगे शिक्षकों के द्वारा यहाँ, और जो नॉन टीचिंग हमारे जो स्टाफ हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बशर्ते कि यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मुझे काफ़ी दुख होता है कि उनमें 70% करीब जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, वो परमानेंट नहीं है। हमारे यहाँ पद काफ़ी खाली हैं, कुछ संवैधानिक है, कुछ लीगल है। आई थिंक कि जो वैधानिक प्रॉब्लम है उसके तहत जो है ये भरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है जल्दी से जल्दी भरा जाए। और इस बात पर हमने पत्राचार काफ़ी कर रखा है शासन को, और काफ़ी अच्छा सहयोग मिला सभी की तरफ से जी। और फ्यूचर भी हम देखते हैं कैसा सहयोग मिलता है। जी 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 सर, हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप किस बैच के आप अधिकारी रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने अपनी सेवाएं दी हैं? मैडम मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से BSc एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 4 वर्षीय प्रोग्राम मैंने किया। उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया, और MBA मैंने HR भी कर रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज से, और DCID जो है डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में NCI न्यू दिल्ली से भी कर रखा है। प्रथम मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो क्वालिटी इंस्पेक्टर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। मैं कानपुर में था, चंदारी डिपो जो सबसे एशिया का लार्जेस्ट डिपो था। तत्पश्चात मैं सावाड में, राज्य बनने से पहले की बात है? जी जी जी, राज्य तो 2000 में बना था मैडम, मैं उससे पहले से जॉब करता था। तो 96-97 की बात है। तो उसके बाद मैं सावाड में रहा, स्टेट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक को जो नाबार्ड के अंडर में होता है जी। तो उसमें ब्रांच मैनेजर रहा मैं, जिसमें मैं गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में कार्यरत रहा अराउंड 9 ईयर्स। तत्पश्चात मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डायरेक्टली जो है असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर होता है डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसमें नियुक्ति थी। तो मैं ऑर्डिनेंस मिला मुझे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कोलकाता में रहा मैडम। उसके बाद मैं कानपुर में रहा। कानपुर के बाद एक पद ऑल इंडिया जो एरीज है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल में, उसमें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद मिला था। तो उस दौरान जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद में मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा यहाँ नियुक्ति हुई थी 2013 जनवरी में। 2013 जनवरी में मैं एरीज में रहा, और क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरी मिसेज डॉक्टर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर अभी वर्तमान में नैनीताल में है, तो बच्चों के खातिर मुझे जो है डिफेंस छोड़ना पड़ा। डिफेंस छोड़ के मुझे नैनीताल आना पड़ा, और मुझे अपने पहाड़ से लगाव होने के कारण जो है, तो मैं लगातार अपने यहाँ पहाड़ से संपर्क में रहता था। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों ना पहाड़ में नौकरी करूँ, अपने प्रदेश में नौकरी करूँ, तो मुझे लोगों के बीच रहने का मौका मिलेगा, अच्छा रहेगा। इसी के तहत मैंने जो है यहाँ डेपुटेशन के लिए भी मैंने अप्लाई किया। तो 2017-18 की बात है मैडम, उस समय यहाँ पे डेपुटेशन का पोस्ट खुला था रजिस्ट्रार के लिए। तो बाद में पता लगा कि हमारे यहाँ के जो पूर्व कुलपति थे प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, उनकी कमेटी ने मुझे सिलेक्ट किया था, मेरे जो बायोडाटा देखते हुए, मेरे पोर्टफोलियो को देखते हुए कि कहाँ कहाँ इन्होंने जॉब किया है या कैसी इनके पास क्वालिटी है। तो मेरा यहाँ अल्टीमेटली डेपुटेशन में यहाँ पे नियुक्ति प्राप्त हुई है। तो मुझे अभी 2 साल कंप्लीट हो चुका है। जी जी सर, सुदूर धारचूला से आप बिलोंग करते हैं? नहीं मैडम, मैं मुंशियारी बिलोंग करता हूँ ब्लॉक में, लेकिन अब मेरा तहसील तेजम है, थल के पास है। अच्छा, तेजम से आप जी, हैं। जी, जी, जी। तो प्राइमरी शिक्षा आपकी वहीं रही होगी? हाँ, जी जी जी। कैसा था वो दौर, बचपन का कोई स्ट्रगल अगर याद हो, आप साझा करना चाहें? बहुत ही क्योंकि आज आप जिस विश्वविद्यालय के लिए काम कर रहे हैं, उसका मकसद भी है कि दूरस्थ गाँव तक पहुँचा जाए। तो कुछ अनुभव आपके हों बचपन के? मैं उस ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ एक्चुअल में, लेकिन जो मेरे 4 फादर्स थे वो काफ़ी नामी ग्रामी रहे हैं, और जो हमारे पूर्वज थे वो
पंडित नैन सिंह रावत आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ, हाँ। उन्हीं के संततियों में हम लोग आते हैं, उनके ट्रीज में हम लोग आते हैं। और हम लोग अभी निवासित हैं घाटी में, जो तेजम घाटी है वो तल्ला जोहार कहलाता है। मैं मुनस्यारी से करीब अराउंड 70 किलोमीटर से है, नज़दीक में हमारे ये प्लेन में है, वहाँ बर्फ़ भी नहीं पड़ती है हमारे गांव में। जी जी। तो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है गांव में रहा है, और गांव में रहा है तो गांव की तो आपको पता ही है कि गांव जो है गांव गांव ही होता है, जिसका इमेजिन हम नहीं करते, अपने बखान नहीं कर सकते हैं। वो जो मिट्टी के तवात और कलम लेते हुए, पाठी लेते हुए, वो हम ले आते थे स्कूलों में। और वहाँ अब तो मध्याह्न भोजन भी चल रहा है, उस समय एक मुझे लगता था कि वो यूएनओ की तरफ से एक दलिया मिलती थी, तो बच्चे दलिया खाने के लिए बड़ा आतुर होते थे। बहुत भीड़ होती थी स्कूलों में, तब काफ़ी भीड़ थी। अब तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कोई दिखते भी नहीं, बहुत कम दिखते हैं बच्चे भी, टीचर भी। तब बड़े रुचि के साथ पढ़ाई करते थे सब लोग। तो गांव में हमने पढ़ाई की। उसके बाद इंटर कॉलेज मैंने जैसा 7 किलोमीटर दूर जाते थे, वो भी साइकिल से जाते थे हम लोग। 7 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते थे, 7 किलोमीटर दूर घर भी साइकिल से आते थे। जी जी जी। तो डेली करीब करीब 14 किलोमीटर, और अगर ट्यूशन जाते हैं तो 28 किलोमीटर हम लोग डेली जाते थे वहाँ पे। जी। तो इंटरमीडिएट आपने गांव से किया, उसके बाद आप पंतनगर यूनिवर्सिटी जी में हाँ, आए? या मैंने गांव से किया इंटरमीडिएट। गांव मतलब हमारे जो नियरेस्ट 7 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी से मैंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। जी जी। तो काफ़ी एक लंबा संघर्षों का सफ़र तय किया है, और एक सुदूर गांव से आपने इतने बड़े पद तक आप पहुंचे हैं। आपके अग्रिम आगे की शुभकामनाएं हेलो हल्द्वानी रेडियो देता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने सारे अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं इस हेलो हल्द्वानी में, और आगे भी आप लोग करते रहें। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव भरत सिंह जी को। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारे यूट्यूब के जरिए, हमारे फेसबुक पेज के जरिए, या फिर मेल एड्रेस पर भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन वाकई में अगर आप हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं दूर दराज पहाड़ों तक, या फिर देश के कोने कोने तक, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।